वेलकम टू रुद्रा क्लासेस, जहां सिलेक्शन है श्योर। आप देख रहे हैं रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश। और आज हम कवर करेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम तेज रफ्तार में। हर सवाल, हर जवाब परीक्षा के सबसे करीब। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर फास्ट रिवीजन। हेमिंगवे हेमिंगवे सिर्फ एक मशहूर राइटर ही नहीं थे, बल्कि वो एक हैवी ड्रिंकर भी माने जाते थे। जब नोबेल प्राइज मिला था उनको, तब उनकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, तो वो स्टॉकहोम नहीं जा सके और पर्सनली रिसीव नहीं कर पाए। लिटरेचर में एक टर्म है कोड हीरो का, जो करेज, डिसिप्लिन, स्ट्रगल को दर्शाता है। ये कॉन्सेप्ट हेमिंगवे से ही जुड़ा है। एक बार एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने गलती से उनकी ऑबिचुअरी ऑबिचुअरी छाप दी और लिखा कि ही इज नो मोर, लेकिन सच में वो उस वक्त जिंदा थे। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की वाइफ जेल्डा फिट्जजेराल्ड शुरुआत से ही हेमिंगवे को नापसंद करती थी। एक बार हेमिंगवे ने इटली में युद्ध के दौरान एक घायल सैनिक को बचाया, जबकि वो खुद भी जख्मी थे। उनकी इसी बहादुरी के लिए इटालियन गवर्नमेंट ने उन्हें सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वैलर से सम्मानित किया। हेमिंगवे के मशहूर नोवेल द सन आल्सो राइजेस का जो ओरिजिनल टाइटल है वह है फिएस्टा। और बात करें उनके आखिरी नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी की, तो इसकी शुरुआती नाम जो रखा गया था द सी इन अ बीइंग, इसका शुरुआती नाम क्या रखा गया था? द ओल्ड मैन एंड द सी का द सी इन अ बीइंग रखा गया था। हेमिंगवे को बुल फाइटिंग से काफी लगाव था और इसी पैशन को उन्होंने एक नोवेल डेथ इन द आफ्टरनून में सेलिब्रेट किया है। नोवेल द सन आल्सो राइजेस मेन जो कैरेक्टर थे जैक बर्नस, जो एक वुंडेड वॉर जर्नलिस्ट थे। One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever। ये लाइन ली गई है फिएस्टा के एपिलॉग से। One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever। ये लाइन ली गई है फिएस्टा के एपिलॉग से। हेमिंगवे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका नोवेल द सन आल्सो राइजेस एक डैम ट्रेजेडी ऑफ द स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड है, यानी एक ऐसी कहानी जो जिंदगी का कड़वा सच दिखाती है। द सन आल्सो राइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैक बार्नेस, लेडी ब्रेट, रोमेरो, रॉबर्ट कोन। उनका एक कम चर्चित लेकिन इंटरेस्टिंग नोवेल द टॉरेंट्स ऑफ अ स्प्रिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद के हालात को दिखाया गया था इसमें, जिसमें स्क्रिप्स ओनील और योगी जॉनसन जैसे कैरेक्टर शामिल थे। द ओल्ड मैन एंड द सी एक सिंबॉलिक कहानी है जो मनुष्य और प्रकृति की जंग को दिखाती है। किसकी जंग को दिखाती है? मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस नेचर की जंग को दिखाती है। सैंटियागो जो इस नोवेल का हीरो है, लगातार 84 डेज तक एक भी फिश जो है वो पकड़ नहीं पाता, लेकिन हार न मानते हुए उसने 87वें दिन
आखिरकार एक बड़ी फिश जो है मार गिराया। और ये सब शुरू हुआ था 85वें डे के दिन, जब वो उस जगह गया जिसे लोग ग्रेट वॉल कहते हैं। वहीं उसे मछली मिली थी। उस विशाल मछली यानी मार्लिन की लंबाई 18 फीट थी। अपनी थकी हुई बॉडी और कटे हुए हाथ का दर्द भुलाने के लिए सैंटियागो याद करता है वो वक्त जब लोग उसे एल कैंपियन कहते हैं। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चैंपियन। द ओल्ड मैन एंड द सी ने हेमिंगवे को नोबेल प्राइज दिलाया था। हेमिंगवे को नोबेल प्राइज किस क्रिएशन पर मिली थी, किस वर्क्स पे मिली थी? तो उन्हें मिली थी द ओल्ड मैन एंड द सी। इसकी कहानी रिवॉल्व करती है क्यूबन फिशरमैन के इर्द गिर्द। इस नोवेल के रियल हीरो हैं सैंटियागो, जो उम्र में बूढ़ा है लेकिन हिम्मत में नौजवानों से भी आगे है। और हाँ, यही वो नोवेल था द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसकी वजह से हेमिंगवे को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, हेमिंगवे के नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स में हमें मिलते हैं कुछ अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स जैसे फेडरिक हेनरी, कैथरीन बार्कले, रेनाल्डी, काउंट ग्रेफी और एक प्रीस्ट। इस नोवेल में मेन कैरेक्टर फेडरिक हेनरी दरअसल एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है इटालियन आर्मी में। हेमिंगवे ने खुद एक फेयरवेल टू आर्म्स को अपना रोमियो एंड जूलियट से कंपेयर किया। उसे वो अपना रोमियो एंड जूलियट मानता था। हेमिंगवे ने खुद फेयरवेल टू आर्म्स को अपना रोमियो एंड जूलियट कहा था, यानी ट्रेजिक लव स्टोरी जो खुद युद्ध के बीच खिली और फिर बिखर गई। उनके कई पॉपुलर नॉवेल्स उनके कई पॉपुलर नॉवेल्स की इंस्पिरेशन कहीं नहीं बल्कि उनके खुद के वार एक्सपीरियंसेस से आई थी। खासकर आर्म्स एंड द मैन जैसे वर्क इन्हीं अनुभवों पर टिके थे। एक बार इस नोवेल का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट जो था वह चोरी हो गया था, लेकिन हेमिंगवे ने कई साल बाद इसे दोबारा लिखा। ये कहानी एक अमेरिकन ड्राइवर की है जो इटली ऑस्ट्रिया फ्रंट पर तैनात होता है। इटली ऑस्ट्रिया फ्रंट पर तैनात होता है। हेमिंगवे की एक कहानी और फेमस है, जो किताब है द सन आल्सो राइजेस, जो क्रिटिक्स ने कहा है बाइबल ऑफ द लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि इसने पूरी एक कंफ्यूज्ड और टूटी हुई पीढ़ी की तस्वीर पेश की है। कैथरीन बार्कले नाम की करेक्टर आपको हेमिंगवे के उसी क्लासिक नोवेल में मिलती है, अ फेयरवेल टू आर्म्स। और हाँ, इस नोवेल की पूरी कहानी इटली सेट की गई है, युद्ध, प्यार और बिछड़ने की जमीन। हेमिंगवे ने स्पेनिश सिविल वार के दौरान खुद स्पेन का दौरा किया, वहां के अनुभवों को अपने एक जबरदस्त नोवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स में इस्तेमाल किया था। इसी किताब में मिलता है एक और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स, रॉबर्ट जॉर्डन, जो कहानी का सेंट्रल फिगर है। फॉर हुम द बेल टोल्स एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे लेकिन डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन पर बेस्ड थी। एक पुल को तब उड़ाना जब फासिस्टों की रीइंफोर्समेंट आ रही है। ये फासिस्टों फासीवाद के समर्थक होते हैं। यह वो लोग होते हैं जो तानाशाही कट्टर राष्ट्रवाद को मानते हैं या अपनाते हैं, जैसे मुसोलिनी और हिटलर। ये फासिस्ट लीडर थे। ठीक। इस नोवेल में कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जैसे पाब्लो, पिलार, मारिया,
अंसेलमो, कारकोआ, एल शार्दो और ऑगस्टिन। ओके, इसी नोवेल में हेमिंगवे ने उस डॉन प्रिंसिपल को भी रिप्रेजेंट किया। नो मैन इज एन आइलैंड, यानी हर इंसान किसी न किसी से जुड़ा होता है। मैन एट वॉर हेमिंगवे की एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है जिसमें युद्ध के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। इन आवर टाइम भी हेमिंगवे की एक और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो उनके अर्ली राइटिंग स्टाइल को दर्शाती है। उनकी एक और मशहूर शॉर्ट स्टोरी इंडियन कैंप, जिसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ और सोशल कॉन्फ्लिक्ट दोनों दिखाई देते हैं। हेमिंगवे के कई शॉर्ट स्टोरीज में एक कॉमन करेक्टर आता है, वो है निक एडम्स, जो रीडर्स के साथ डीप इमोशनल कनेक्ट बनाता है। द गार्डन ऑफ इडन वो नोवेल है जिसे हेमिंगवे अपनी मौत से पहले पूरा नहीं कर पाया, यानी वह इनकम्प्लीट ही स्टेट में रह गई, इसके पहले ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन यह इनकम्प्लीट स्टेट में ही पब्लिश हुई थी। अ फेयरवेल टू आर्म्स को हेमिंगवे ने अपने वॉर टाइम डिसअपॉइंटमेंट्स को दर्दनाक अनुभवों से इंस्पायर होकर दिखाया। डिसअपॉइंटमेंट्स को इंस्पायर होकर लिखा। अगर हम हेमिंगवे की लाइफ की दुखद एंडिंग की बात करते हैं तो सही स्टेटमेंट होगा अर्नेस्ट हेमिंगवे ने आत्महत्या की थी। द फिफ्थ कॉलम एक ऐसी कहानी है जिसमें फिलिप रॉलिंग, एक अमेरिकन प्रेस रिपोर्टर, स्पेन में काम करता है। वह एक अमेरिकन लड़की ड्रॉथरी बिजेस से प्यार करता है। ये पूरी कहानी स्पेनिश सिविल वॉर की बैकड्रॉप में सेट की गई थी। टू हैव एंड नॉट, टू हैव एंड हैव नॉट में हम मिलते हैं हेनरी मॉर्गन से, जो क्यूबा से फ्लोरिडा तक लिकर स्मगलिंग करता था। एक एडवेंचरस और मोरल डायलेमा से भरी हुई कहानी। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, सेटिंग वेनिस, जहां की कहानी घूमती है एजिंग आर्मी कर्नल कैंटवेल के इर्द गिर्द, जो कि हार्ट डिजीज से जूझ रहा था। अ फेयरवेल टू आर्म्स एक बहुत ही टचिंग लाइन है। अ फेयरवेल टू आर्म्स की एक बहुत ही टचिंग लाइन है। आई वॉज ऑलवेज एम्बेरेस्ड बाय द वर्ड्स sacred, glorious, sacrifice, and the expressions in a vein। इससे हेमिंगवे के एंटी रोमांटिक और रियलिस्टिक नजरिए की झलक मिलती है। एक और मशहूर कोट है जो अ फेयरवेल टू आर्म्स में है, द वर्ल्ड ब्रेक्स एवरीवन आफ्टरवर्ड, मेनी आर स्ट्रॉन्ग एट द ब्रोकन प्लेसेस। ये लाइन हेमिंगवे के फिलॉसफी और लाइफ ऑब्जर्वेशन को बहुत ही गहराई से दर्शाती है। डेथ इन द आफ्टरनून में हेमिंगवे ने क्रिटिसिज्म और मोरालिटी पर भी बात की है। डेकाडेंस इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू यूज। इस कोट में वो कहते हैं कि क्रिटिक्स अक्सर डेकाडेंस जैसे शब्दों का मिस यूज करते हैं जब वो किसी चीज को समझ नहीं पाते। देयर इज नो लोनलियर मैन इन अ डेथ एक्सेप्ट the suicide than that man who has lived many years with a good wife and then outlived her. If two people love each other, there can be no happy into it। ये लाइन डेथ इन द आफ्टरनून से ली गई है। इसमें
हेमिंगवे ने बताया कि सच्चे प्यार की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती है और अपने जीवन साथी को खो देने का दर्द बहुत गहरा होता है। If we win here, we will win everywhere. The world is a fine place and worth the fighting for, and I hate very much to leave it. ये कोट फॉर whom द बेल टोल से है, जहां युद्ध हिम्मत और जिंदगी के प्रति प्यार की भावना को दर्शाया गया है। Today is only one day in all the days that will ever be, but what will happen in all the other days that ever come can depend on what you do today. इस किताब से लिया गया ये कोट हमें यह सिखाता है कि आज का दिन भविष्य के सारे दिनों की दिशा तय कर सकता है। Every day is a new day. It is better to be lucky, but I would rather be exact than when luck comes you are ready. The old man and the sea का ये कोट बताता है कि काम परफेक्शन जरूरी है। काम में किसी काम में परफेक्शन जरूरी है ताकि जब किस्मत साथ दे तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। परफेक्शन रहेगा तभी तो आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. ये लाइन भी उसी किताब से है और ये इंसानी हौसले और जज्बे का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। I love you and respect you very much, but I will kill you dead before this day ends. सैंटियागो ये बात मछली से कहता है और इससे पता चलता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए लड़ाई भी जरूरी है। One battle doesn't make a campaign, but critics treat one book, good or bad, like a whole goddamn war. हेमिंगवे का ये ताना उनके क्रिटिक्स को था। वो कहना चाहते थे कि एक किताब से किसी लेखक की पूरी कैरियर को जज करना गलत होता है। Bulls don't run reviews. Bulls of 25 don't marry old women of 55 and expect to be invited to dinner. Bulls do not get you cited as respondent in a society divorce trials. Bulls don't borrow money. Bulls are edible after they have been killed. ये मजेदार और तीखा कंपैरिजन हेमिंगवे ने किया था क्रिटिक्स को लेकर और ये लाइंस एक लेटर में लिखी गई जिसका टाइटल था व्हाई बुल्स आर बेटर देन लिटरेरी क्रिटिक्स। इस लेटर में हेमिंगवे ने एक एक करके बताया कि क्रिटिक्स में कौन कौन सी बुल लाइक क्वालिटीज नहीं होती हैं। मतलब कि वो क्रिटिक्स ना तो प्रैक्टिकल होते हैं, न काम के हैं, ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये लेटर उन्होंने लिखा था इजरा पाउंड को, जो उनके कॉन्टेम्पररी पोएट थे और लिटरेरी वर्ल्ड में काफी नाम रखते थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया। उनके शानदार लेखन ह्यूमन स्पिरिट की गहराई को एक्सप्लोर करने के लिए उनका उपन्यास अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में इटालियन वॉर एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो युद्ध से बाहर निकलकर प्रेम की ओर मुड़ता है, लेकिन वो प्रेम अंत में निष्फल फ्यूटाइल सिद्ध होता है। वहीं उपन्यास अ फेयरवेल टू आर्म्स युद्ध से भागते एक व्यक्ति और उसके प्रेम की कहानी जो बयान करता है, जो अंत में ट्रेजेडी में बदल जाता है। हेमिंगवे का उपन्यास फॉर whom द बेल
टोल्स 1914 स्पेनिश सिविल वॉर पर बेस्ड है। इसका हीरो रॉबर्ट जॉर्डन एक अमेरिकन वॉलंटियर होता है जो सेगोविया के पास गोरिल्ला फाइटर्स को ज्वाइन करता है ताकि एक स्ट्रैटेजिक पुल को उड़ाया जा सके। अंत में वो अपनी जान खो देता है और एक हार चुके मकसद के लिए। हेमिंगवे की एक किताब अ मूवेबल फीस्ट जो उनकी प्रारंभिक पेरिस डेज को दर्शाती है, पेरिस के डेज को, वो 1964 में मरडो उपरांत पास्ट्यूमसली पास्ट्यूमसली के प्रकाशित हुई थी। मरडो उपरांत मैन एट वॉर 1942 एक वॉर स्टोरी का कलेक्शन है जिसे हेमिंगवे ने खुद चुना और एडिट किया। इसका कॉन्सेप्ट कॉजलैनको द्वारा सजेस्ट किया गया। कौन किसके द्वारा? विलियम कॉजलैनको द्वारा सजेस्ट किया गया। हेमिंगवे एक प्रसिद्ध कोट, I was always embarrassed by the words sacred, glorious and sacrifice and the expression in a vain, यानी वह पवित्र गौरवशाली बलिदान जैसे शब्द और व्यर्थ शब्द का प्रयोग वो अक्सर असहज महसूस करते थे करने में। कैरोलस बेकर द्वारा लिखी गई पुस्तक हेमिंगवे द राइटर एज अ आर्टिस्ट। कैरोलस बेकर कैरोलस बेकर द्वारा लिखी गई पुस्तक हेमिंगवे द राइटर एज अ आर्टिस्ट, उनके लेखन को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें द स्नो ऑफ किलीमंजारो में माउंट किलीमंजारो की पश्चिमी चोटी को मसाई के लोग नागाजे नागाई कहते हैं। नगाजे नगाई का मतलब होता है ईश्वर का घर, द हाउस ऑफ गॉड। फिएस्टा जिसे द सन आल्सो राइजेस भी कहते हैं का नायक जैक बार्नेस एक अमेरिकन न्यूज़पेपरमैन जो पेरिस में कार्यरत है। हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी अ पैराशूट रेस एक कन्वर्सेशन है। दे गॉट अ क्योर फॉर दैट, नो दे हैवंट गॉट अ क्योर फॉर एनीथिंग। हेमिंगवे की कई कहानियों में रिक्यूरिंग कैरेक्टर होता है निक एडम्स, जो उसकी शॉर्ट स्टोरीज की एक पहचान बन चुका था। मैन एट अ वॉर 1942 मैन एट अ वॉर के मैन एट अ वॉर 1940 एक वॉर स्टोरीज का कलेक्शन था जिसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने पर्सनली सेलेक्ट और इंट्रोड्यूस किया। इसकी ओरिजिनल आइडिया जो था विलियम कॉजलैनको ने दी थी। हेमिंगवे का एक बहुत ही मशहूर कोट है, I was always embarrassed by the words sacred, glorious and sacrifice and the expression in a vain, यानी वो इन हैवी शब्दों से अनफॉरगेटेबल फील करते हैं, स्पेशली जब उन्हें वॉर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। हेमिंगवे द राइटर एज अ आर्टिस्ट नाम की बायोग्राफी कार्लस बेकर ने लिखी है जिसमें हेमिंगवे के लेखन को एक यूनिक आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है। स्नो ऑफ किलीमंजारो में माउंट किलीमंजारो की जो वेस्टर्न समिट है उसे मसाई लोग नागजे नागाई कहते हैं। नागजे नगाई का मतलब होता है द हाउस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का घर। हेमिंगवे के उपन्यास फिएस्टा द सन आल्सो राइजेस में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जैक बार्नेस, जो पेरिस में एक अमेरिकन न्यूज़ पेपरमैन के रूप में काम करता है।
उनकी शॉर्ट स्टोरी प्योर शूट रेसर, ये पैराशूट, सॉरी, हाँ, पैराशूट रेस, ये लाइन आती है, दे गॉट अ क्योर फॉर दैट, नो दे हैवेंट गॉट अ क्योर फॉर एनीथिंग। ये लाइंस इंसानी होपलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। हेमिंगवे की कई शॉर्ट स्टोरीज में एक रेकरिंग करेक्टर है, वो है निक एडम्स, जो अलग अलग कहानियों में अलग अलग फेजेस में दिखता है। द किलर्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स, और वे यू विल नेवर बी, ये सारी शॉर्ट स्टोरीज हेमिंगवे के लिखी थी। उपन्यास फॉर whom द बेल टोल्स का जो बेल है वो दरअसल एक फ्यूनरल बेल है, जो इंसानी मृत्यु, जीवन के अंत को सिंबलाइज करता है। एक फेमस कोट जो इस नोवेल पर बेस है, एनी मैन्स डेथ deminds me because I am involved in a mankind and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee। ये कोट अर्नेस्ट हेमिंगवे का नहीं, बल्कि यह जो है जॉन डन का है, जिसे हेमिंगवे ने अपने उपन्यास के लिए यूज किया था। ठीक, फिर से ये कोट हम लोग देख लेते हैं। अ मैन्स डेथ demonizes me because I am involved in a mankind and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee। ये कोट अर्नेस्ट हेमिंगवे का नहीं, बल्कि जॉन डन का है, जिसे हेमिंगवे ने अपने नॉवेल के लिए यूज किया था। ईच वन डज what he can, you can do nothing for a usual but perhaps you can do something for another। ये पावरफुल लाइन आती है हेमिंगवे के उपन्यास फॉर whom the bell tolls में। हेमिंगवे के साथ जो टर्म सबसे ज्यादा जुड़ा है वो है कोड हीरो का। कोड हीरो ये वो व्यक्ति होता है जो जीवन की कठिनाइयों को अपने हिम्मत और सम्मान के समान करता है। एक खास उपन्यास द सन आल्सो राइजेस, जिसमें एक्सपर्टेज अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स की जिंदगी दिखाई गई है। इस किताब का नाम है इक्ली, इक्ली जी एस टीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्ली जी एस टीज से लिया गया है। इस कहानी में एक युवा बुल फाइटर है, पेड्रो रोमेरो, जो अपनी बहादुरी और कला के लिए जाना जाता है। ये भी द सन आल्सो राइजेस का हिस्सा है। उपन्यास द सन आल्सो राइजेस के मुख्य कैरेक्टर्स रॉबर्ट कोन, जैक बार्नेस, लेडी ब्रीट और एस्ले हैं। हेमिंगवे की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी में सैंटियागो एक बुजुर्ग और क्यूबन फिशरमैन है। सैंटियागो ने 84 डेज तक एक भी फिश नहीं पकड़ी। उसकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा होती है। उस कहानी में एक युवा लड़का भी मैनोलियन मैनोलियन था, जो एक सेंटियागो का ही साथी था और शिष्य था। सेंटियागो ने अमेरिकन बेसबॉल का बड़ा शौक था। उसका फेवरेट खिलाड़ी था द ग्रेट डी मैगियो। जब सेंटियागो अपने कटे हुए हाथ और पीड़ित कमर को भूलने की कोशिश करता है तो वह अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब लोग उसे सम्मान से एल कैंपियन बुलाते हैं। कैंपियन मतलब होता है द चैंपियन। एल कैंपियन यहाँ स्पेनिश वर्ड है। उस कहानी का मुख्य शिकार था मार्लिन, जो लगभग 18 फीट की लंबा और एक बड़ी मछली थी। द ओल्ड मैन एंड द सी, दी
ओल्ड मैन एंड द सी सबसे पहली बार सितंबर 1952 में लाइफ मैगजीन में पब्लिश हुआ। इस उपन्यास में 1953 के पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन से सम्मानित किया गया। लिटरेरी क्रिटिक्स इसे एक महान काम मानते हैं, इसे कहते हैं अटर्निफ। 85th डे में सैंटियागो अपने अपनी नौका को उस इलाके की ओर ले जाता है जिसे ग्रेट वॉल कहते हैं, जहां मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस, ये लाइन कहता है सैंटियागो। सैंटियागो डीप सी में कौन सी फिश खाता है? ट्यूनल, ट्यूना जिसे कहते हैं। आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच, बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे ends। ये शब्द किसके हैं? सैंटियागो ने अपनी मछली से कहा था। किससे कहा था? सैंटियागो ने अपने फिश से कहा था। हाउ ओल्ड आर यू? इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप? ये सवाल सैंटियागो किसको पूछता है? एक पक्षी को जिसका नाम वॉर ब्लेयर रहे होता है। ये आप नाम याद रखिए, करेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर सैंटियागो सफल होता है तो वह एक पिलग्रिमेज पर जाएगा, वो है वर्जिन डी कोबरा। सैंटियागो अपने कैद मछली को कब मारने में सफल होता है? 87th डे में। मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये पावरफुल लाइन कोट सैंटियागो की है। सैंटियागो और मार्लिन की जंग क्या सिंबलाइज करती हैं? यहाँ मार्लिन एक फिश थी 18 फीट की और सैंटियागो एक ओल्ड मैन। और यहाँ वो ये सिंबलाइज करती है इंसान और प्रकृति के बीच के संघर्ष को। हेमिंगवे को लोग जो है प्यार से पापा भी कहते हैं। वो 1920s के पेरिस के एक्सपेट्रेट कम्युनिटी का हिस्सा थे जिसे कहते हैं द लॉस्ट जनरेशन, जैसा उन्होंने अपनी मेमोर मूवेबल फीस्ट में बताया है। हेमिंगवे की शादी कितनी बार हुई थी? भैया 4 बार। हेमिंगवे की प्रोटोगोनिस्ट आमतौर पर ऐसे मजबूत पुरुष होते थे जो कठिनाइयों में ग्रेस अंडर द प्रेशर दिखाते थे। हेमिंगवे ने अपनी राइटिंग कैरियर की शुरुआत ट्रेपेज और ट्यूबला के लिए लिखकर की। 18 ईयर्स की उम्र में उन्होंने दी कैनास सिटी स्टार के लिए कब रिपोर्टर के तौर पर काम किया था। इटालियन गवर्नमेंट ने हेमिंगवे को सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने अपनी इंजरीज के बावजूद एक इटालियन सोल्जर को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उस अवार्ड का नाम था सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वैलोर। जेल्डा फिट्जजेरल्ड को अर्नेस्ट हेमिंगवे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शी डिसलाइक्ड हेमिंगवे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और उन्होंने हेमिंगवे को बोगस और फोनी कहा, जैसे कोई रबर का चेक हो। उन्होंने अपने पति एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड पर आरोप लगाया कि उनका हेमिंगवे के साथ अफेयर है। इससे पता चलता है कि वो गे थे। हेमिंगवे ने अपना फेमस नोवेल द सन आल्सो राइजेस 1926 सिर्फ 6 हफ्तों में पूरा कर लिया। ही रोट इट सिटिंग एट हिज फेवरेट कैफे ला क्लोजरी डे लाइलिस, मोन्था पैरानेसिस, ये पेरिस में है। उनका नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में एक अमेरिकन सोल्जर फेडरिक हेनरी और ब्रिटिश नर्स कैथरीन बार्कली की प्रेम कहानी है। It was inspired by Hemingway's own relationship with a nurse agent's own Krokowski in a Milan. हेमिंगवे का कहना था, "You can write anything, anytime. People will leave you alone, but the best writing is when you are in love." लिखाई सबसे अच्छी तब होती है जब आप प्रेम में हो। उनकी किताब डेथ इन द आफ्टरनून पूरी तरह से बुली फाइटिंग यानी स्पेनिश सांडों की लड़ाई पर आधारित है। ये किताब स्पेन की संस्कृति को गहराई से दर्शाती है।
पैम्प्लॉन फीस्टा। पैम्प्लोना पैम्प्लोना फीस्टा जो है 1925 को हेमिंगवे ने फिक्शन में ढाला और अपनी नोवेल द सन आल्सो राइजेस में द स्पेनिश फेस्टिवल बिकेम अ विविड पार्ट ऑफ हिज लिटरेरी इमेजिनेशंस। हेमिंगवे को स्पेन के बारे में लिखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? इट वॉज टी ह्यूल्म, जिनकी सोच और शैली उन्हें प्रभावित की। 1938 में हेमिंगवे की एक खास किताब छपी, द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज, जिसमें उनकी इकलौती फुल लेंथ प्ले द फिफ्थ कॉलम भी थी। हेमिंगवे के उपन्यास फॉर हुम द बेल टोल्स का शीर्षक था जॉन डन की मेडिटेशन के एक पैराग्राफ से, नो मैन इज एन आइलैंड, यह इंसानी एकता और मृत्यु पर गहराई से बात करता है। हेमिंगवे की कलम से निकली कुछ बेहतरीन कहानियां, इन आवर टाइम, मैन विदाउट वुमेन, विनर टेक नथिंग, ओल्ड मैन एट द ब्रिजेस ऑन द क्वी एट सेमिरा, hills like white elephants, once reader writers, the killers, a clean, well lighted place, the short, happy life for a Francis Macumber, the snows of Kilimanjaro। इनमें से हर एक कहानी उनकी राइटिंग की एक अलग अलग डेप्थ और फिलॉसफी को दर्शाती है। हेमिंगवे का एक नोवेल ऐसा था जो पूरा नहीं कर सके, द गार्डन ऑफ इडन को इनकम्प्लीट थी क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी और 1986 में एक छोटी संक्षिप्त रूप में प्रकाशित हुई थी। हेमिंगवे की एक और खास रचना थी द सी इन ए बीइंग, जिसके बाद एक फुल नोवेल के रूप में 1952 में पब्लिश किया गया अंडर द टाइटल द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको और किस नाम से जाना जाता था? सी इन अ बीइंग, सी इन अ बीइंग, द ओल्ड मैन एंड द सी। उनका प्लान था कि वो समंदर को लेकर एक ट्रायलॉजी लिखें, द सी व्हेन यंग, द सी व्हेन एब्सेंट, द सी इन अ बीइंग, जिसमें सिर्फ तीसरे को ही वो पूरा कर पाए। उनकी नोवेल अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950s की बैकग्राउंड सेट की गई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेनिस में। इस नोवेल के मुख्य कैरेक्टर्स कर्नल कैंटवेल और रेंटा, जिनके बीच एक इमोशनल फिलोसफिकल लव स्टोरी देखने को मिलती है। अब ये सब रिपीट हो रहा है। एक बार कुछ अमेरिकन अखबारों ने गलती से हेमिंगवे की मौत छाप दी थी अखबार में। दे पब्लिश्ड हिज ऑबिचुरी थिंकिंग ही हैड डाइड, जब वो पूरी तरह से जिंदा थे। जब हेमिंगवे को नोबेल प्राइज दिया गया तो उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि स्टॉकहोम जाकर प्राइज ना ले सके। हेमिंगवे की एक खास बात है कि ही वॉज नोन टू बी अ हैवी ड्रिंकर। उनकी लिखी चीजें ड्रिंकिंग कल्चर से झलकता है। ड्रिंकिंग कल्चर लिखा था उन्होंने, उसी से पता चलता है लोगों को। एक बार उन्होंने अपने दोस्त इजरा पाउंड को एक मजेदार लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा था, बुल्स डोंट रन रिव्यूज, बुल्स ऑफर 25, डोंट मैरी ओल्ड वुमेन ऑफ 55 एंड बुल्स डोंट borrow मनी। ये लेटर उन्होंने लिखा था वाई बुल्स आर बेटर देन लिटरेरी क्रिटिक्स के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने क्रिटिक्स को तीखी आलोचना की थी। हेमिंगवे के क्लासिक नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आए थे। मेन कैरेक्टर जिसका था फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बैर्कली। नोवेल का हीरो फ्रेडरिक हेनरी एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो इटालियन आर्मी के लिए काम करता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो ये था आज का रैपिड रिवीजन सीरीज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सिलेक्शन कोई संयोग नहीं, मेहनत का परिणाम होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप राइजिंग, ओनली विथ रुद्रा क्लासेस। थैंक यू फ्रेंड्स।